आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर देखें तो नेहरू शब्द मोतीलाल नेहरू के लिए आया है और रिपोर्ट का मतलब उन्होंने जो कुछ प्रस्ताव अंग्रेज के सामने में रखे थे उसके संदर्भ में बातचीत हुई है। 1928 में यह प्रस्ताव लाया गया था और 1928 की बातचीत करें तो सबसे पहले देखें कि भारत सचिव बर्कनहेड, भारत सचिव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भारत सचिव के पद का गठन स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का एक्ट आया था उसी एक्ट के तहत कर दिया गया। इसका पद ब्रिटेन में लंदन में सृजित किया गया था और भारत सचिव जो होते थे वो निश्चित रूप से वहाँ के लोकसभा के अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते थे और वस्तुतः वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे जो वहाँ निर्णय लेते थे। उन्हीं के निर्णय को यहाँ पर वायसराय लागू करता था। तो भारत सचिव का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद था जो इस बात को रेखांकित करता था कि भारत सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। वो बर्कनहेड अनुदारवादी नेता था और उसने भारतीयों को कई बार चुनौती दिया कि अगर आप में सामर्थ्य है, आप में एकता है, आप एक तरफ की बात सोचते हैं तो एक संविधान मुझे सामने में प्रस्तुत कीजिए, उस संविधान पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जब इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था साइमन कमीशन आया, उस समय भी उन्होंने इस तरह की चुनौती दी थी। तो बर्कनहेड के बार बार चुनौती के बाद कि सर्वानुमति से एक भारतीय लोग संविधान प्रस्तुत करे और मेरा विश्वास है उनका कहना था कि ऐसा नहीं वो कर सकते हैं, भारतीयों ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। वस्तुतः मद्रास कांग्रेस अधिवेशन जो 1927 ईस्वी में दिसंबर 1927 में मद्रास में हुआ था और अंसारी उसके अध्यक्ष थे, उसमें दो निर्णय लिए गए। पहला निर्णय यह लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और दूसरा निर्णय यह लिया गया कि अंग्रेजों के सामने भारतीय सभी दल मिलकर के एक संविधान प्रस्तुत करेगा और उस प्रस्तुत करने में हम सक्षम होंगे। अतः सभी पार्टियों के बीच एक बातचीत और वार्ता का दौर, संवाद का दौर चला और उसके परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट सामने आया। तो इसी तरह से हम देखते हैं एक संविधान प्रस्तुत करने के बाद एक योजना बनाई गई और उसे अंतिम रूप देने के लिए 3 बैठक हुए। कितने बैठक हुए? 3 बैठक हुए। सबसे पहला बैठक अगर देखें तो दिल्ली में हुआ था। इसमें जनवरी में और फरवरी में भी दिल्ली में बैठक हुई और इसमें 29 दलों के लोगों ने भाग लिया। कितने दलों के लोगों ने भाग लिया? 29 दलों के लोगों ने भाग लिया। उसके बाद फिर मई 1928 ईस्वी में बंबई में बैठक हुई और इस बंबई वाली बैठक की अध्यक्षता अंसारी कर रहे थे और इसी में मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अध्यक्ष बनाया गया कि ये जो संविधान प्रस्तुत किए जाएंगे उसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होगा। और उन्होंने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य थे जिसमें एक सदस्य अपना नाम वापस ले लिया, तो 9 सदस्य जिसमें 8 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसने निर्णय लिया 1 जुलाई को निर्णय लिया कि जल्दी से जल्दी, और वह 28 अगस्त हुआ 1928 में ही, हम अंग्रेजों के सामने एक सर्वदलीय बैठक बना करके सभी दलों की सहमति से एक संविधान प्रस्तुत करेंगे। तो यह निर्णय कब लिया गया? मुंबई बैठक में, सर्वदलीय बैठक में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और चूंकि वो अध्यक्ष थे इसीलिए इसे नेहरू रिपोर्ट या नेहरू की अध्यक्षता में एक बनी हुई समिति का रिपोर्ट था, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट की संज्ञा दी गई। इनके सदस्यों की बात करें तो इसमें तेज बहादुर सप्रू सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मंगल सिंह, ये सिख की तरफ से थे। अगला नेहरू को सचिव के पद पर रखा गया था। देखिए मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उनके सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव बना दिए गए। उसके बाद जयकर ये हिंदू महासभा की तरफ से थे, अली इमाम और सुहेब कुरैशी ये आपको दोनों व्यक्ति मुस्लिम लीग की तरफ से थे और NM जोशी जो थे ये वामपंथी और किसान नेता, मजदूर नेता की तरफ से थे। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी में देखें तो खास करके 3 व्यक्तियों की बड़ी भूमिका रही। पहला मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष ही थे, दूसरा तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका रही और तीसरा हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही।
लेकिन पहले इस समिति के कुछ समस्याओं को देखें, कुछ चुनौतियों को देखें। सबसे बड़ी चुनौती इस समिति के सामने में यह था, नेहरू कमेटी के सामने में, समिति के सामने में, कि युवाओं की चुनौतियां थी। युवा जो थे वो डोमिनियन स्टेटस की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। विशेष करके नेहरू, विशेष करके सुभाष बाबू और विशेष करके सत्यमूर्ति जो थे, इन तीनों युवा नेताओं ने इन बातों को बार बार उछालते थे कि पूर्ण स्वराज्य को रखा जाए। ये संविधान जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने में, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाए, जबकि नेहरू रिपोर्ट के सबसे पहली मांग थी डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस के जगह पर पूर्ण स्वराज्य लाया जाए, इसका एक बड़ा दबाव युवा नेताओं के तरफ से था। एक बात, और दूसरी चुनौती यह थी कि जो सांप्रदायिक पार्टियां थी, खास करके हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग, उनका प्रेशर था कि इस रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन को बनाए रखा जाए, और पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के संदर्भ में काफी रसाकसी हुई। और इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्ट में कहा गया कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पृथक निर्वाचन के संदर्भ में भी एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। तो कुल मिलाकर के इस समिति के सामने दो चुनौतियां थी, दोनों का समाधान प्रस्तुत किया गया, लेकिन पृथक निर्वाचन वाला मामला फंस गया और जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जो 29 में प्रस्तुत हुआ। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखें, चुनौतियों के बाद, कि इसमें मोतीलाल नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में वो स्वर्गीय हो गए। इनके मोतीलाल नेहरू जी के पिता की बात करें तो गंगाधर राव उनके पिता थे, और कश्मीर के वो ब्राह्मण थे। कहाँ के? कश्मीर के ब्राह्मण थे, और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में योगदान दिया था। सबसे पहले कश्मीर से आकर के प्रयागराज में बस गए, जिसको इलाहाबाद के नाम से हम लोग पहले जानते थे, अब तो प्रयागराज हो गया। जब प्रयागराज की बात चली तो आप लोगों को याद होगा कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। अब प्रश्न यह है कि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धि की चर्चा है? स्ट्रेस दीजिए दिमाग पर, सोचिए, और सोच करके अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे कि किसकी चर्चा है उसमें। तो प्रयागराज में आकर के बस गए। ये बैरिस्टर थे, वकालत इन्होंने किया। राजनीति की शुरुआत इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन से किया था। जानते होंगे कि 1916 ईस्वी में अपने यहाँ के दो प्रमुख नेताओं ने, एनी बेसेंट जी और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जी, ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो आयरलैंड के तर्ज पर शुरू किया गया था। इसमें जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन था वो अखिल भारतीय था, और उसी से जुड़ करके मोतीलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक करियर प्रारंभ किया था। मोतीलाल नेहरू वहां से आगे बढ़े और स्वशासन की उन्होंने मांग की, और उसी समय उन्होंने एक पत्रिका प्रारंभ किया था जिसका नाम इंडिपेंडेंट था। ये सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोतीलाल नेहरू कब से पॉलिटिक्स प्रारंभ किया, वो किस होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो एनी बेसेंट वाले से उन्होंने किस पत्रिका की शुरुआत की, इंडिपेंडेंट की शुरुआत की। कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने 1919 ईस्वी में किया था, और उस समय कांग्रेस की बैठक अमृतसर में हुई थी। अमृतसर बैठक के बाद धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और 1923 ईस्वी में जब स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से जुड़ गए, और स्वराज पार्टी के वो महासचिव के रूप में अपने आप को स्थापित किए, और धीरे धीरे विपक्ष के नेता बन गए थे केंद्रीय विधायिका में। तो इस तरह से स्वराज पार्टी से जुड़े रहे, उसके महासचिव थे, और 1928 में कोलकाता कांग्रेस के उन्होंने अध्यक्षता की। तो मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एक बार 1919 ईस्वी में अमृतसर बैठक, और दूसरी बार कोलकाता में 1928 ईस्वी में वहां पर कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए थे, और 1930 ईस्वी में उसने आनंद भवन को कांग्रेस को दान में दे दिया था। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ मोटी बातें हो गई। और अब आइए तेज बहादुर सप्रू, इनका जन्म 1875 में और मृत्यु 1949 ईस्वी में हुई थी, और वे प्रयागराज के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। प्रयागराज के विधिवेत्ता थे वो,
और दूसरी बात उदारवादी नेता थे। अगर भारत में उदारवादी नेताओं के नाम पूछा जाए तो आप तेज बहादुर सप्रू का नाम, CY चिंतामणि का नाम और SN बनर्जी का नाम लेंगे। ये सब प्रमुख उदारवादी नेता थे। इन्होंने नेशनल कन्वेंशन की स्थापना की थी, उसके अध्यक्ष भी रहे और इसका काम, नेशनल कन्वेंशन का काम संविधान से जुड़ा हुआ था और संवैधानिक अध्ययन आदि के लिए, विकास के लिए उन्होंने इसकी स्थापना किया था। 1934 ईस्वी में उन्हें लंदन में प्रिवी काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। यह इस बात को रेखांकित करता है कि तेज बहादुर सप्रू को कानून और विधि की कितनी जानकारी थी। आइए अब इसी के साथ हम लोग नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान पर विचार विमर्श करते हैं। 1928 ईस्वी में 28 अगस्त को इसे प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया? 28 अगस्त को 1928 ईस्वी को। इस रिपोर्ट के प्रावधान को देखें तो सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसमें मैंने पहले ही कह दिया कि इस समय के जो युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर एक साल के अंदर में, ये 28 अगस्त में प्रस्तुत हुआ था, उसके बाद अगर 29 अगस्त तक, 29 में अगस्त या दिसंबर तक अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। और आपको याद होगा कि 1929 के रावी अधिवेशन में, रावी के तट पर जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो पहली बात हो गई कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। दूसरा, पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए और इसके जगह पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाए और अल्पसंख्यकों के स्थान को सुरक्षित किया जाए। ये पृथक निर्वाचन की बात आप लोगों को स्मरण होगा कि 1909 के अधिवेशन में जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें पृथक निर्वाचन की अवधारणा को अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत लाया था। और कांग्रेस ने एक भारी गलती 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में किया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। और उस बैठक में कांग्रेस और लीग ने लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने यह मान लिया कि पृथक निर्वाचन को हम स्वीकार करते हैं और लीग ने स्वराज्य के मुद्दों को स्वीकार कर लिया था। तो लीग तो स्वराज्य के मुद्दा को स्वीकार किया अधिवेशन में भाग लेकर के और फिर उसको वहीं छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को 1916 से लेकर के अभी 1928 तक मानता रहा था और यहीं पर कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और इससे विवाद भी पैदा हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन इसमें बहुत हद तक सफलता नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों को स्थान सुरक्षित, संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया, सभी वयस्क लोगों को मताधिकार की बात की गई थी। जस्ट एक साल पहले या इसी वर्ष जनवरी में 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि 10% लोगों को, 8 से 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। यहाँ मांग की गई सभी वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाना चाहिए और उसमें स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए और उनमें समानता जैसा व्यवहार स्त्री पुरुष के साथ किया जाना चाहिए। अगला, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ जो मजदूर संघ था उनको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई और कहा गया कि यूनियन बना सकते हैं। धर्म को राजनीति से अलग, यानी पंथ निरपेक्षता। यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं कि भारतीयों के द्वारा जो पहला संविधान अंग्रेजों के सामने में रखा गया, सर्वदलीय बैठक जिसमें 29 दलों ने भाग लिया था, उसमें कहा गया कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बने, इसकी बात पहले से ही की गई थी। तो कुल मिलाकर के भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य स्वाभाविक रूप से है और प्रारंभ से ही इसकी मांग की जाती रही है। अगला, 19 मौलिक अधिकार रखे गए, 1-2 नहीं, 19 मौलिक अधिकार। जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे संविधान के भाग 3 में जब मूल अधिकार देने की बात आई तो भारत के संविधान सभा ने 7 मूल अधिकार दिए थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ले लिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को यहाँ पर 19 मूल अधिकार की बात की गई थी और अपने संविधान के द्वारा अभी 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त है।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से। और लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की जाए, संसदीय प्रणाली विकसित किया जाए। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की यहाँ पर स्पष्ट रूप से मांग की गई और कहा गया कि लोकसभा के 500 सदस्य होंगे और उसका समय 5 वर्ष रखा जाए, राज्यसभा के 200 सदस्य होंगे और उसका समय 7 वर्ष रखा जाए। अभी हम देखते हैं वर्तमान में भारतीय लोकसभा में 543 सदस्य हैं और 5 वर्ष का समय है, और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं और 6 वर्ष का कार्यकाल है। तो इस तरह से शक्तियों के विभाजन की बात की गई, अभी भी शक्तियों का विभाजन है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होगी, अभी भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। और प्रांतों में विधान परिषद का गठन हो और प्रांतों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। अब देखिए, प्रांतों का गठन यहाँ पर भाषा के आधार पर किया गया है, लेकिन बाद में जब अपना देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जितने या एसके-दर कमेटी है या फजल अली कमेटी है या नेहरू पटेल और पटाभी सिद्धरामैया कमेटी का गठन किया गया, उस सब में भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की आलोचना की गई थी और नहीं स्वीकार किया गया। अगला हम देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख जो है वो गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी, अर्थात ब्रिटिश क्राउन करेगी। यानी कि भारत के स्तर पर डोमिनियन स्टेटस में स्वीकार किया गया कि केंद्र के स्तर पर भारत गुलाम रहेंगे, अर्थात यहां पर गवर्नरों का शासन चलता रहेगा। प्रांत के संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रांतों में विधानसभा के गठन की बात की गई थी और भारत की भाषा के बारे में कहा गया कि हिंदुस्तानी भाषा को संघ की भाषा बनाई जाएगी और इसके लिए लिपि में या तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए या तो उर्दू लिपि का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि की बात यहाँ पर की गई थी, मांग की गई थी कि भारत की संघ की एक भाषा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी मांगे की गई और इन सारी मांगों का अर्थ था, अगर अंग्रेज उस समय स्वीकार कर लेते तो भारत में स्वतंत्रता के जो आगाज है वो स्पष्ट रूप से 1930 से दिखने लगता। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ तक कि डोमिनियन स्टेटस को भी स्वीकार नहीं किया। डोमिनियन स्टेटस भारत को कब प्राप्त हो, स्वीकार करने की बात हुई तो कब, तो 1940 के हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव में और 42 के क्रिप्स मिशन में, या उसके बाद इसे स्वीकार किया गया। देने की बात कही गई, दी भी नहीं गई थी। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि इन बातों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया। धन्यवाद।